हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बायोलॉजी मेथड्स। तो चलिए आज जो है हम सीखने वाले हैं किस चीज़ के बारे में बताइए ज़रा। तो हम सीखने वाले हैं लेमार्किज्म के बारे में, क्योंकि आपने आई गेस लेमार्क अंकल के बारे में तो काफ़ी सुना ही होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्विकली उनकी थ्योरी की उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, किन किन बातों का क्रिटिसिज्म हुआ था और क्या था नियो लेमार्किज्म। चलिए सीखते हैं। ओके, सबसे पहले जो थ्योरीज दी गई थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, वो चार थ्योरीज दी गई थी। बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया उसके लिए दे रही हूँ। पहली जो थ्योरी थ्योरी थी वो थी हमारी ऑब्वियसली लेमार्किज्म। जो सेकंड थ्योरी थी वो थी डार्विनिज्म, डार्विन अंकल की थ्योरी। ठीक है ना। यहाँ पर आप न्यू लेमार्किज्म को नहीं काउंट करोगे, लेमार्किज्म में ही न्यू लेमार्किज्म, डार्विनिज्म में ही न्यू डार्विनिज्म आ जाता है। थर्ड जो थ्योरी थी वो थी म्यूटेशन थ्योरी, जहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी थी वो थी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इसे सिंथेटिक थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। चलिए, तो हम क्योंकि बात करने वाले हैं लेमार्क अंकल के बारे में, तो ये जो थ्योरी दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी, जैसा कि आपको पता है लेमार्क अंकल ने दी थी। और अब आप देखिए कितने पुराने हैं ये अंकल, कि इन्होंने कितने पुराने टाइम में ही ये थ्योरीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया था। इतने पुराने हैं ये अंकल, और अब तभी से हमें इतना सारा मैटर छोड़ के गए हैं पढ़ने के लिए। चलिए पढ़ना तो पड़ेगा अब, क्योंकि एग्जाम भी आ रही है। ओके, तो ये आपको एक और चीज, क्योंकि आप ये चीज जरूर देखिएगा, लेमार्किज्म की थ्योरी से ज्यादा ये कई बार पूछा गया है कि इन्होंने कौन कौन से टर्म्स को दिया है। जो लेमार्क अंकल है उन्होंने कौन कौन से टर्म्स को दिया है। तो लेमार्क अंकल ने टर्म्स दिए हैं, वो है पहला टर्म इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स जो टर्म है, यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में बताना नहीं, इन्वर्टिक इन्वर्टिब्रेट्स जो शब्द है वो लेमार्क अंकल ने दिया है। दूसरा एनेलिडा, जो हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, वो वाला टर्म भी लेमार्क अंकल ने ही दिया। और जिसको पढ़ पढ़ के आप हो रहे हैं परेशान, बायोलॉजी मेरी जान, वो भी टर्म किसने दिया है, लेमार्क अंकल ने। ओके, तो देखिए लेमार्क अंकल ने कुछ चार कॉन्सेप्ट्स बताए थे। पहला जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर जो होता है इवोल्यूशन के दौरान क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। किसका इनहेरिटेंस कर रहे हो भैया, इनहेरिटेंस होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब जो भी कैरेक्टर्स आपके अंदर इस जनरेशन के अंदर आ चुके हैं, वो कैरेक्टर्स इस जनरेशन से अगली जनरेशन में भी पहुंचने वाले हैं। बताओ, ये भी कोई बात है? ऐसा थोड़े ना होता है। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, उसने बहुत सारी मेहनत की, बहुत अच्छा खाना खाया, पहलवान बना, तो क्या पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं ना। भाई कोहली का बेटा अहान कोहली जरूरी थोड़ी ना कोहली जैसा बने। ओके, नेक्स्ट जो टर्म उन्होंने दिया था, सॉरी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, दैट वाज इंटरनल वाइटल फोर्सेस। कौन सा टर्म था? इंटरनल वाइटल फोर्सेस। इंटरनल वाइटल फोर्सेस का मतलब क्या है कि भैया किसी चीज की जरूरत अगर आपके शरीर को ज्यादा होती है तो क्या करता है, बॉडी पूरी ताकत लगाती है उस शक्ति को प्राप्त करने की। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म को अपना किसी साइज को बहुत ज्यादा यूज करने की आवश्यकता पड़ी, तो अपने उस साइज का अपने उस ऑर्गन का वो साइज जो है वो इंक्रीज कर लेगा। ऐसा थोड़े ना होता है, होता होगा तभी तो उन्होंने बताया। पर हम इन्हें क्रिटिसाइज किए बिना मानेंगे नहीं। चुगली तो क्योंकि हम बराबर करते हैं तो हम इनकी भी जरूर करेंगे। नेक्स्ट था इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। पर्यावरण का प्रभाव जो है वो पड़ता है, ये तो मानना पड़ेगा बॉस, क्योंकि ये होता है। यानी कि जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, वो नई नई आवश्यकताओं को क्या कर रहा है, नई नई नीड्स को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और उसके लिए बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिर क्या वो चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं? बताइए, क्या लगता है आपको? नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट लेमार्क अंकल देकर गए थे, वो था सबसे ही वियर्ड सा कॉन्सेप्ट, विच इज यूजेस एंड डिसयूजेस। यूजेस एंड डिसयूजेस। उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी ऑर्गन का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो वो ऑर्गन जो है वो वेल डेवलप्ड होगा, अच्छे से डेवलप्ड होगा। और किसी ऑर्गन का अगर यूज नहीं होता है, वो फुस, वो किसी काम का नहीं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो जिराफ है, उसकी जो गर्दन है उसका बहुत इस्तेमाल हुआ, तो देखो जिराफ की गर्दन आज इतनी लंबी हो गई कि एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उसके। और स्नेक जो बेचारा चलता फिरता दौड़ता एक आदमी था, सॉरी एक जानवर था, लेकिन उसके पैर काम नहीं आते थे, आलसी था, पड़ा रहता था, तो पैर ही गायब हो गए। क्या ऐसा होता है क्या? आई डोंट थिंक सो ऐसा होता होगा। तो चलिए, जिसमें हम नंबर वन है हम वही करेंगे, दैट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। क्या क्या कहा था
लेमार्क अंकल ने उन चीजों के बारे में हम देखते हैं। पहला तो क्या कि साइज जो बढ़ता है, उन्होंने कहा कि भैया किसी चीज का अगर इंटरनल फोर्सेस लगाएं तो आप किसी ऑर्गन का या किसी भी पर्टिकुलर चीज का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी ने जुरासिक पार्क अगर देखी होगी तो उसे पता होगा कि डायनासोर्स के टाइम पे कितने बड़े बड़े पेड़ दिखाए गए, लेकिन और वो सभी मोस्टली एंजियोस्पर्म्स भी थे। क्या आज के टाइम पे इतने बड़े एंजियोस्पर्म्स होते हैं? जी नहीं। क्या आज के टाइम पे इतने ज्यादा बड़े जिम्नोस्पर्म्स होते हैं? जी नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं होता है, बिल्कुल बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग प्लांट्स होते हैं। बट क्या उन्होंने सारे एंजियोस्पर्म्स लंबे ही हुए या सारे एंजियोस्पर्म्स छोटे ही हुए या सारे जिम्नोस्पर्म्स लॉन्ग हुए या शॉर्ट हुए? नहीं। जो ट्रीज हैं वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो यहाँ पर इनकी हो गई टाइटाइथिस। दूसरा जो उनका था यूजेस एंड डिसयूजेस वाला। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं कहूँ कि भैया मैं अपने हाथों को दिन भर इस तरीके से चलाती रहूं तो क्या मैं उड़ने लग जाऊंगी? क्या मैं एक उड़ता ही फिरूं हवाओं में बन जाऊंगी? क्या पॉसिबल ही नहीं है बॉस। क्योंकि यूजेस और डिसयूजेस वाला कॉन्सेप्ट भी नाकाम रहा। ठीक है। नेक्स्ट था कैरेक्टर्स कांट इनहेरिट। कैरेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं। अब ये क्रिटिसिज्म तो करने वालों ने कर दिया। ठीक है, आप यहीं तक देखिए, जिन्हें कमियां निकालनी थी उन्होंने कमियां निकाल दी। लेकिन ये चीज देखिएगा, कमियां निकालने से क्या होता है सर? उन्होंने रीजंस तो दिए नहीं। अब रीजंस नहीं दिए तब आते हैं एक और अंकल, पकार्ड अंकल। पकाऊ थे शायद, इसीलिए पकार्ड था। ठीक है। पकार्ड अंकल ने क्या कहा? पकार्ड अंकल ने कहा आपने बुराई कर दी, मैं कारण बताऊं। मैं कारण जो बता रहा था वो कारण क्या था? पहली बात तो ये याद रखिएगा, किसने दिया था ये टर्म? ये दिया था पकार्ड अंकल ने। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है उनका जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है? एनवायरमेंट से इफेक्ट हो रहा है। यानी कि एनवायरमेंट जो है अफेक्ट कर रहा है किसे? एनवायरमेंट अफेक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए जो एनवायरमेंट की वजह से किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस अगर जर्म सेल्स के अंदर चले गए, किसके अंदर चले गए? वो चेंजेस अगर जर्म सेल्स के अंदर चले गए तो ही वो एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। बट अगर वो चेंजेस सोमैटिक सेल्स के अंदर रहे, कहाँ पर? सोमैटिक सेल्स के अंदर अगर वो चेंजेस रहे तो उनका बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। वो जो कैरेक्टर्स हैं वो वहीं तक रुक जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए एक पहलवान है, जरूरी नहीं है उसका बेटा पहलवान बने। क्यों? क्योंकि उस पहलवान ने अपने पैदा होते से ही तो वो पहलवान नहीं था ना, उसने बहुत सारे चेंजेस किए अपने अंदर, मेहनत की, पर वो चेंजेस आए कहाँ? सोमैटिक सेल्स में, इसलिए वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुए। लेकिन जैसे मान लीजिए म्यूटेशंस होते हैं कई बार, कुछ ऐसे जीन्स में फॉल्ट आ जाता है, वो जर्म सेल्स में आता है, तो इसी वजह से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। उन्होंने एक और चीज जो है वो क्या कही कि जर्म सेल्स में जो भी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी वही चीजें क्या बनती जाएंगी? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के रूप में आगे तक पास होती हुई चली जाएंगी। और यही था हमारा न्यू लेमार्किज्म। अब आप इसे चाहे 2 पन्ने का करके पढ़े या आप इसे चाहे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझ ले, समझने की बात है। लेमार्क अंकल ने जिन जिन चीजों के बारे में कहा उसी का क्रिटिसिज्म किया गया, और उस क्रिटिसिज्म में भी आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, जो है विजमेंस एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने सुना होगा। विजमेन एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो विजमेन अंकल थे उन्हें चैन नहीं पड़ा। उन्होंने कहा मैं बुराई तो कर रहा हूं पर कुछ तो प्रूफ लेके निकलूंगा। उन्होंने क्या किया, जो चूहे थे उनकी क्या की, टेल कट करी। कट ऑफ कट ऑफ द टेल्स ऑफ रैट। ठीक है। चूहे की पूंछ काटी। कब तक? फॉर अबाउट 22 जनरेशन। वो क्या करते गए कि भाई जो चूहे थे 22 जनरेशन तक उनकी पूंछ काटते गए, काटते गए, काटते गए, काटते गए, ये देखने के लिए कि क्या ये जो कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि जिस चूहे की मैंने पूंछ काट दी तो जब वो बच्चा पैदा कर रहा है, जब वो छोटे छोटे चूहे पैदा कर रहा है, तो क्या उनकी भी कटी हुई पूंछ होगी? जबकि ऐसा देखा गया कि नहीं। पूंछ कटे हुए चूहे के जो बच्चे थे वो पूंछ वाले थे, उनके पूंछ थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स थे वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में गए, वो जर्म सेल्स में नहीं जा पाए। इसीलिए विजमेन का एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल हुआ और लमार्क अंकल की खुश हो गई। उनका जो एक्सपेरिमेंट था या उनकी जो थ्योरीज थी उन्हें भर भर के क्रिटिसिज्म मिला।
लेकिन बचा लिया गया उन्हें किसके द्वारा? पकार्ड अंकल ने जब दिया न्यो लेमार्किज्म। ठीक है, तो आई होप आपको लेमार्किज्म और नियो लेमार्किज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना ही पढ़ना इनफ है फॉर द नीट पर्पज, क्योंकि यहीं से ज्यादा पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।